नमस्कार दोस्तों, मैं ललित चौहान और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज़ीरो पे। दोस्तों, हम आज से 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड के टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैसे ये जो मैट्रिसेस टॉपिक है ना 12th क्लास की, ये बहुत सारी जगह काम आते हैं। 12th क्लास में तो काम आएंगे ही, उसके साथ फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम होते हैं टीचर्स के, वहाँ पे काम आते हैं, और बहुत सारी जगह काम आते हैं। जेई में काम आते हैं, उनका बेसिक नॉलेज तो हमेशा काम आता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स में क्या होता है कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं, उनको अरेंज किया जाता है रोज और कॉलम्स में। ठीक है, अब कैसे किया जाता है? जैसे मान लो मेरे पास 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, इन चारों एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं मान लो सभी तरीके आपको बताता हूँ। पॉसिबल तरीके कितने हैं, क्या क्या हो सकता है। 4 एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ अरेंज करता हूँ उनको 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स अरेंज हो गए। अब इसमें ये जो वर्टिकल लाइन, सॉरी ओरिजेंटल, मैंने एक लाइन खींची है, तो ये जो लाइन है ये कहलाती है रो नंबर 1, या R1 बोलते हैं इसको, फर्स्ट रो बोलते हैं। ये मैट्रिक्स की कहलाती है सेकंड रो, ये मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, और ये मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये कॉलम्स हैं। ये लाइन हमें खींचनी नहीं है कभी, बस दिमाग में रखनी है। वर्चुअल है, ये रियल नहीं है। और ये जो फर्स्ट रो है ये रो कहलाएगी, और ये जो सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है ये सेकंड रो कहलाएगी। तो 4 एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर सकते हैं, या फिर मैं ऐसे भी अरेंज कर सकता हूँ, या फिर ऐसे भी कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इनमें फ़र्क क्या हो जाएगा कि इसमें 2 रो हो जाएगी, 2 कॉलम। इसमें कितनी रो हो गई, हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन खींची जा सकती है? 4। तो इसमें 4 रो है, 1 कॉलम है। इसमें 1 रो है और 4 कॉलम है, ये डिफरेंस है। तो ये होती है मैट्रिक्स, एलिमेंट्स को अरेंज करना। ये 1 2 3 4 नंबर थे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे फंक्शंस भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोस थीटा साइन थीटा वो भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, अरेंज कर दिया बस। तो इसमें रोज और कॉलम आपको बता दिया मैंने मैट्रिक्स में। अब एक होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है? मान लो जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लिखना है, तो हम ऑर्डर लिखेंगे, देखेंगे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। तो इसका जो ऑर्डर है वो लिखा जाएगा। ऑर्डर कैसे लिखा जाता है? सबसे पहले नंबर ऑफ रोज लिखो, मल्टीप्लाई, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लिखो। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स को देखते हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 4, और फिर बाद में लिखो कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1। तो ये इसका ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। इसका देखते हैं, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ये इसका ऑर्डर हो गया। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2, मल्टीप्लाई मत कर देना 4 नहीं, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। इसका है 4 क्रॉस 1, इसका है 1 क्रॉस 4, या फिर इसको पढ़ते हैं 1/4, 4/1, या 2/2। ठीक है, तो ये ऑर्डर कहलाता है मैट्रिक्स का। एक और देखो कि अगर आप इस ऑर्डर को, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा आपको? वो मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। कैसे मिलेंगे? देखो, 1 क्रॉस 4, 4 एलिमेंट्स आ गए। 4 मल्टीप्लाई 1, ये वैसे मल्टीप्लाई है नहीं, ये 4 क्रॉस है ऑर्डर के लिए। लेकिन अगर आप इन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इधर देखो 2 क्रॉस 2 को मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल गए 4। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया? मैट्रिक्स रो क्या होती है, कॉलम क्या होते हैं वो बता दिया, ऑर्डर बता दिया। और एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं ऑर्डर से? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करो, तो उसमें कितने एलिमेंट हैं? जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये चीज़ बता दी। अब पोजीशन, मैट्रिक्स के अंदर हर एलिमेंट की अपनी एक पोजीशन है, प्लेस वैल्यू है। देखो इस मैट्रिक्स में देखता हूँ मैं 1 2 3 4। इस मैट्रिक्स में मैं आपको हर एलिमेंट का बताऊंगा कि हम उसकी प्लेस वैल्यू कैसे बता सकते हैं, उसकी पोजीशन कैसे बता सकते हैं, इसके लिए बताते हैं। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा सबसे पहले किस रो में है और फिर किस कॉलम में है। तो ये है फर्स्ट रो में, और कॉलम है इसका वो भी फर्स्ट है। तो इसकी पोजीशन कैसे लिखेंगे? इसकी पोजीशन लिखेंगे हम कि इसकी पोजीशन है, सबसे पहले लिखेंगे रो, कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में। फिर लिखेंगे कॉलम, फर्स्ट कॉलम में। तो इसकी पोजीशन हो गई। सेकंड की देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे ये कौन सी रो में है? फर्स्ट रो में है, तो सबसे पहले लिखेंगे रो। फिर देखेंगे कॉलम कौन सी में है, तो ये सेकंड कॉलम में है।
तो 2 की पोजीशन क्या होगी 1 2, 1 की पोजीशन होगी 1 1, 3 की पोजीशन देखो, इसमें लिखेंगे पहले कौन सी रो में है, तो ये रो में कौन सी में है, सेकंड रो में है, तो सबसे पहले रो लिख दिया। और फिर ये कॉलम में कौन से में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो फिर कॉलम लिख दिया। ठीक है, अब उसी टाइप से 4 की देखो, 4 की आप सोचो क्या होगी, सोचो ज़रा, आपने 2 2 सोची है तो वो सही है, इसकी पोजीशन है 2 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो ये पोजीशन हो गई। तो मैंने आपको क्या बता दिया, मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता दी, रोज कॉलम्स बता दिए, ऑर्डर बता दिया उसका, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर दो। फिर मैंने आपको हर एलिमेंट की पोजीशन निकालना बता दी। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें थी इतनी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस के कितने टाइप होते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स, यहाँ लिखा है मैट्रिसेस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस है, ये सिंगुलर है ये प्लूरल है। यदि मैट्रिक्स एक है तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे, या 2 3 हो जाएगी ना तो उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस बोलेंगे। बस इतना से फर्क है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस में, सिंगुलर प्लूरल। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो कितने टाइप होते हैं, बहुत सारे हैं। मैं देखो आपको बताता हूँ। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल एक रो हो, जैसे ये वाली थी, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी थी, एक। यदि सिर्फ एक ही रो हो तो वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल कॉलम सिर्फ एक हो, रो कितनी भी हो सकती है। जैसे रो मैट्रिक्स में रो एक ही होती है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कोई कॉलम की कोई कंडीशन नहीं है। कॉलम मैट्रिक्स में क्या है, कॉलम एक होना चाहिए, रो कितनी भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये रो हो गई, ये कॉलम मैट्रिक्स हो गई। फिर एक नाम आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, बराबर हो। तो नंबर ऑफ रोज बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स, वो क्या कहलाती है, एन एस कॉलम्स, तो वो कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे ये वाली थी, इसमें देखो रो कितनी थी 2, कॉलम कितना था 2, दोनों इक्वल है ना, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे 3 ऑर्डर की बनाता हूँ मैं, 3 क्रॉस 3, मतलब 3 ही तो रो होनी चाहिए उसमें, 3 ही कॉलम होने चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। तो थर्ड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, या इसको 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, 3 क्रॉस 3 की भी बोल सकते हैं। एलिमेंट्स कितने होंगे इसमें, देखो मैंने आपको बताया था ना, एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई करता हूँ, 9। इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 9, वो यहाँ लिखे जाएंगे, है ना। और हर एलिमेंट की पोजीशन होगी। जैसे इसकी पोजीशन बताता हूँ मैं आपको, आप गेस करो इसकी पोजीशन क्या होगी। कैसे थी, सबसे पहले रो देख लो आप, सेकंड रो है, कॉलम कौन सा है, वो भी सेकंड है, तो इसकी पोजीशन कैसे लिखी जाएगी, सबसे पहले लिखो आप इसकी कौन सी रो में है, सेकंड में, फिर कौन से कॉलम में है, सेकंड में, तो इसकी पोजीशन होगी 2 2। इसकी देखो, इसकी कितनी हो जाएगी 3 3 3 3 हो जाएगी। क्यों, पहले कॉलम लिखो कौन से में, फिर लिखो कौन सी, सॉरी पहले लिखो रो कौन से में है, फिर लिखो कॉलम कौन से में, तो वो उसका हो जाएगी पोजीशन, उसकी एलिमेंट की पोजीशन। ठीक है, ये समझ गए। अब हम देखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स को एक स्क्वायर मैट्रिक्स होने की बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती है। यदि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बनेगी। डायगोनल मैट्रिक्स, इसकी पहली शर्त क्या है, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स होने चाहिए, डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा सारी जीरो होने चाहिए। अब डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। इसमें क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे, उनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, और उनके अलावा बाकी सारे होने चाहिए जीरो। I नॉट इक्वल्स टू जे,
आई इक्वल्स टू जे। अब देखो मैं इसको समझाता हूँ, ध्यान से समझना। ये मैंने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लिया है जिसमें 3 रो है 3 कॉलम है। तो ABCDEFGHI, ठीक है, ये हो गई। इसमें एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 9। अब इसमें ये रो कहलाती है, 3 रो हो गई, 3 ही हो गए इसमें कॉलम। ये जो लाइन जा रही है तो इसमें कौन से एलिमेंट आ गए? A, E और I। तो ये लाइन कहलाती है डायगोनल के लिए, ये डायगोनल कहलाती है, ठीक है। स्पेलिंग लिख देता हूँ। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, कौन से? एकदम ये वाले। तो डायगोनल एलिमेंट्स होने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और फिर उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स बनेंगे जितने भी, मान लो ये 3x3 के लिए, तो उनके अलावा सारे जीरो होने चाहिए, ठीक है। इनके अलावा सारे जीरो होने चाहिए, मतलब ये एलिमेंट्स तो होने चाहिए सारे जीरो। और जो ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब बाकी के सारे तो क्या होने चाहिए? जीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, मतलब वो जीरो नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ पे जीरो नहीं होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे कोई नंबर लिख देता हूँ 1 2 3। इसको दोबारा बना देता हूँ मैं 1 2 3 0 0 0 0 0 0। तो सबसे पहले ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं चेक करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्क्वायर होनी चाहिए। तो इसका ऑर्डर देखो, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है। यदि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो वो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। तो देखो ये बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो इनको लिखते कैसे? मैथमेटिकल कंडीशन ऐसे लिखते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? AIJ ये एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है? IJ पोजीशन का एलिमेंट A, ठीक है, इसको ये ऐसे बोलते हैं। तो जैसे मान लो ये एलिमेंट है तो इसकी पोजीशन क्या है? 1 3। पोजीशन कैसे दिखते हैं? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम C3। तो इसकी पोजीशन है 1 3। तो इस एलिमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A 1 3, मतलब एलिमेंट A जो 1 3 पोजीशन पे है। तो फिलहाल एलिमेंट क्या है? जीरो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ जीरो जो 1 3 पोजीशन पे है। तो कंडीशन क्या बताई डायगोनल होने के लिए कि AIJ जीरो होंगे। AIJ मतलब सारे वो एलिमेंट्स जो इस पोजीशन पे है IJ वो जीरो होंगे, जहाँ पर I और J क्या हो? इक्वल ना हो। तो देखो IJ क्या बताता है? पोजीशन। इसकी पोजीशन देखो क्या है? 1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसकी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसकी पोजीशन है 2 2, इसकी पोजीशन है 3 3। तो जिनकी पोजीशन में जो नंबर लिख रहे हैं हम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, वो बराबर नहीं है। कौन सी में नहीं? इसमें नहीं है। इसकी पोजीशन क्या है? 2 1, इसकी क्या है? 3 1, इसकी क्या है? 3 2, इसकी क्या है? 1 2, इसकी है 1 3 लिख दिया, इसकी है 2 4। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं आ रहे, इक्वल नहीं आ रहे, यहाँ पे भी नहीं आ रहे, यहाँ पे भी नहीं आ रहे, यहाँ पे भी नहीं आ रहे, यहाँ पे। तो जहाँ पर I और J पोजीशन में पहला और दूसरा नंबर ये दोनों इक्वल ना हो, वहाँ पे तो सारी जगह होनी चाहिए जीरो, ठीक है। और जहाँ पे इक्वल हो जाए वो जीरो नहीं होने चाहिए, ठीक है। मतलब वो सारे जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो हो भी सकते हैं, सारे नहीं हो सकते, कम से कम एक नॉन जीरो रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं देखना, आपको क्या देखना है? आपको डायगोनल को छोड़ना है, उसके अलावा सारे जीरो हैं तो वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। और ऐसा ना हो कि सारे जीरो जाए, यदि सारे जीरो हो जाएंगे ना तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगी या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी, वो आगे देखेंगे। लेकिन डायगोनल के लिए आपको इतना देखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, डायगोनल के जीरो सारे जीरो नहीं होंगे, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स के, लेकिन उनके अलावा सारे जीरो होने चाहिए, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद में आती है स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल जैसी ही है, शर्त तो वो ही है, उसमें बस एक क्या डिफरेंस है कि सबसे पहले तो वही कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। और जिसके लिए I और J इक्वल नहीं है, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा वो सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, लेकिन वो जीरो नहीं होने चाहिए। जीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं लेकिन सारे सेम होने चाहिए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, सबसे पहले क्या कंडीशन है? स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। सेकंड
कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को हमेशा ऐसे लिखा जाएगा AIJ, जहाँ I बराबर है J के। यदि I और J बराबर है तो वो डायगोनल एलिमेंट्स, तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, जहाँ पे ये जीरो नहीं, डायगोनल एलिमेंट्स कभी जीरो नहीं होंगे। तीसरी शर्त क्या है कि ये जो एलिमेंट्स हैं जहाँ पर I और J बराबर नहीं हो वो क्या होने चाहिए, जीरो। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, सबसे पहले स्क्वायर 3 क्रॉस 3, 9 एलिमेंट्स होंगे। फिर AIJ जहाँ पर I और J बराबर है तो वो 3 एलिमेंट्स मिलेंगे। डायगोनल एलिमेंट्स ये जहाँ पे I और J बराबर होता है वो क्या होना चाहिए, सेम। तो मान लो C है सभी, बस जीरो नहीं हो सकती। इनके अलावा सारे एलिमेंट्स क्या है, जीरो। डायगोनल में भी तो ऐसा ही है, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो। लेकिन डायगोनल में क्या है, ये सारे सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, लेकिन यदि सारे सेम हो गए तो हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। और लेकिन ये जीरो नहीं होने चाहिए, सारे सेम तो हो गए, ऐसे नहीं जीरो 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 सेम हो गए, जीरो जीरो सेम हो गए तो फिर सारे एलिमेंट जीरो हो गए, तो वही बात है, उसको तो बोलते हैं नल मैट्रिक्स, नल या फिर जीरो मैट्रिक्स। लेकिन इन जीरो के अलावा यदि सारे सेम है तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो मैंने आपको रो मैट्रिक्स बता दिया, कॉलम मैट्रिक्स बता दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स बता दिया, डायगोनल मैट्रिक्स बता दिया, स्केलर मैट्रिक्स बता दिया। तो अब हम इसके आगे देखते हैं और कौन सी मैट्रिक्स देखते हैं, हम देखते हैं आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अभी तक मैंने आपको कितनी बता दी, 5 बता दी। तो अभी हम 6 देखते हैं। 6 नंबर पे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें क्या है, तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स लो जो स्केलर हो, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स की शर्त क्या थी वो मैंने आपको बताई थी, स्क्वायर होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए और उस डायगोनल के अलावा सारे जीरो होने चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी में क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो 1 होने चाहिए स्केलर मैट्रिक्स के। ठीक है, और सेकंड शर्त किसकी क्या है, AIJ जहाँ पर I बराबर J है, तो ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होने चाहिए, 1। और जो एलिमेंट्स I नॉट इक्वल टू J, मतलब जहाँ पर I और J बराबर नहीं है तो वो कौन से होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा एलिमेंट्स। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं जहाँ पर I और J बराबर, पोजीशन बराबर होती है। जैसे 1 1 है, इसकी 2 2 पोजीशन है, इसकी 3 3 ये पोजीशन है, तो वो तो सारे होने चाहिए 1, मतलब ये तो सारे होने चाहिए 1, इनके अलावा सारे होने चाहिए 0। ये कहलाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए क्या, स्केलर होने चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स। और स्केलर मैट्रिक्स होने के मैंने आपको बताया था क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन है स्क्वायर, स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। फिर डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे जीरो होने चाहिए, जीरो है। और डायगोनल एलिमेंट्स स्केलर में सेम होते हैं और आइडेंटिटी में क्या है, 1 1 1 होते हैं। स्केलर में 1 1 1 भी हो सकते हैं, 2 2 2 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, जीरो नहीं हो सकते सिर्फ। ठीक है, तो ये हो गया आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर एक मैंने बताया था आपको नल मैट्रिक्स। ठीक है, नल मैट्रिक्स में कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो वो नल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, उसका ऑर्डर वो स्क्वायर हो ना हो कोई ज़रूरी नहीं है, नल कहलाती है या फिर जीरो। ठीक है, अब देखो स्क्वायर भी ले सकते हो आप, लेकिन सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ये 2/2 की नल मैट्रिक्स है, मैं आपको 2/3 की बता देता हूँ। ये 2/3 की है, क्यों, 2 रोज है 3 कॉलम्स है तो इसको 2/3 लिखते हैं। मैं आपको 4/1 की बताता हूँ, 4 रोज हैं, एक कॉलम है, तो ये नल मैट्रिक्स है। तो सारे एलिमेंट्स यदि जीरो हैं तो नल मैट्रिक्स है। अब 2 नाम और आएंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या नाम आएंगे, 6 7, अब आपके पास 2 नाम और हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, फिर आएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब ये 2 मैट्रिक्स क्या है, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी दिखती है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसी दिखती है। दोनों में 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की बना रहा हूँ, कोई भी एलिमेंट्स ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ आते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी यदि डायगोनल
कि नीचे वाले सारे एलिमेंट्स जीरो, देखो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो अपर ट्राइंगल, ऊपर एक ट्राइंगल बन रहा है तो इसको बोलते हैं अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। यदि डायगोनल के ऊपर वाले जीरो हों और ट्राइंगल कहाँ बन रहा है नीचे, तो इसको बोलते हैं लोअर ट्राइंगुलर। बस इतना ही सही है, लोअर ट्राइंगुलर का मतलब इतना सही है। ये अपर ट्राइंगुलर है ना, ट्राइंगल ऊपर बन रहा है मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे सारे एलिमेंट्स जीरो हैं और ट्राइंगल ऊपर बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। यदि डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर वाले सारे जीरो हों और ट्राइंगल नीचे बन रहा हो तो हम उसको बोलेंगे लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस थी, आप आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी, याद भी हो गई होंगी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो बहुत जगह काम आती है, इसमें क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे तभी काम आएगी, आपको पता भी होना चाहिए। एक चीज़ है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस इक्वलिटी, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। कोई मैट्रिक्स ए है तो हर मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, वो अभी मैंने पहले के नहीं बताया था कि पहले समझ में आना है मैट्रिक्स क्या है, अभी रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। हर मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिखेंगे, तो मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ ए और बी। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, वो पहले चीज़ें बताने जरूरत थी, ये पहले नहीं समझ में आती। अब उसमें क्या है कि मैट्रिक्स ए है तो इसके एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, मान लो ए टाइप के हैं और सभी की पोजीशन क्या है आई जे, और इसमें मान लो बी टाइप के हैं, सभी की पोजीशन क्या है आई जे, आई की वैल्यू कुछ होगी, जे की वैल्यू कुछ होगी। फिर यहाँ लिखा जाता है इसका ऑर्डर, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके भी मान लो कुछ हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैट्रिक्स बी है, इसमें एलिमेंट्स बी आई जे टाइप के होंगे, और ये मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स को हम ए आई जे टाइप के कुछ भी लिख सकते हैं, बी आई जे टाइप लिख सकते हैं। जहाँ पे आई की जो वैल्यू है, आई कहलाती है रोज, रोज को रिप्रेजेंट करती है। रो कितनी है, तो मैक्सिमम रो हो सकती है एम, और कम से कम एक हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा एम हो सकती है। जे कॉलम को दिखाता है, तो कॉलम, ये कॉलम होता है ऑर्डर में जो लिखा जाता है बाद में, तो कम से कम कॉलम एक हो सकता है, एक से लेके एन तक होगा। ठीक है, इसमें देखो, इसमें रोज होगी 1 से लेके एम तक, और फिर कॉलम होंगे 1 से लेके एन तक। ठीक है, ऐसे नहीं आप बीच में छोड़ दिए। जैसे मान लो कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसके एलिमेंट ए जे टाइप के हैं, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने होंगे 3, 1 से लेके 3 तक, 1 2 3, 3 रोज होंगी, और कॉलम कितने होंगे 4, 1 2 3 4, और ये दिखाएंगे वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, सॉरी पोजीशन को। ठीक है, तो अब इक्वलिटी, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी, तो मैं दो मैट्रिक्स ले लेता हूँ ए, उसका कुछ ऑर्डर लिख दिया, एक मैट्रिक्स ले ली बी, उसका कुछ ऑर्डर लिख दिया। ठीक है, अब ये दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, तो इसकी शर्त है, पहली शर्त क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज दोनों के इक्वल होने चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के इक्वल होने चाहिए। ये आपस में इक्वल होना हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ रोज ए के और नंबर ऑफ रोज बी के दोनों इक्वल होने चाहिए, और कॉलम्स ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए पहली शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज, इसमें है नंबर ऑफ रोज m, इसमें है p, तो इन दोनों को इक्वल होना चाहिए। तो पहली शर्त क्या है, m बराबर होना चाहिए p के, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के इक्वल होने चाहिए a के और b के। यहाँ पे नंबर ऑफ n है कॉलम्स के, b के नंबर ऑफ कॉलम्स है q, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल होनी चाहिए a की और b की, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के इक्वल होनी चाहिए, ये पहली शर्त पूरी होगी। सेकंड क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब जो पोजीशन पहले मैट्रिक्स में जिस पोजीशन पर कोई एलिमेंट है, उसी पोजीशन पर जो दूसरी मैट्रिक्स में एलिमेंट है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ
एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। ये दो मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इनका ऑर्डर। तो पहले क्या कंडीशन थी, नंबर ऑफ रोज दोनों के इक्वल होनी चाहिए। इसमें नंबर ऑफ रोज है 2 और इसमें भी है 2, तो एक शर्त पूरी होगी नंबर ऑफ रोज। फिर नंबर ऑफ कॉलम्स भी इक्वल होने चाहिए, वो भी इक्वल है। फिर क्या था, करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये जो एलिमेंट है जिसकी पोजीशन है 1 1, दूसरे में भी 1 1 पोजीशन पे सेम एलिमेंट होना चाहिए है। फिर ये जो एलिमेंट है जिसका पोजीशन है 1 2, तो दूसरे में भी वो 1 2 पे होना चाहिए। फिर तीसरे में जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन है 2 1, तो दूसरे की जो 2 1 पे पोजीशन है वो भी सेम होना चाहिए, ये भी है। फिर ये है 2 2 पे, ये भी है 2 2 पे। लेकिन ये जो 2 2 पे एलिमेंट है इसमें 4 है, इसमें 5 है, तो ये दोनों मैट्रिसेस कभी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, यदि ये भी एलिमेंट इक्वल हो जाता तभी इक्वल हो जाती। ठीक, अब अभी देखो आप 1 2 3 4 1 2 3, इन दोनों मैट्रिसेस को चेक करना है ये इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेते हैं दोनों का, फिर हम देखते हैं नंबर ऑफ रोज इक्वल है क्या, नहीं है। मतलब जब पहली शर्त पूरी नहीं हो रही तो आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको कब चेक कैसे करना है कि इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज देखो सेम है क्या, नंबर ऑफ कॉलम देखो सेम है क्या, और फिर देखो करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है क्या, मतलब सेम पोजीशन पे सेम एलिमेंट है क्या। यदि है तो वो इक्वल कहलाती है। अब इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में भी, देखो किस टाइप के आएंगे। आपको क्या कह देंगे, कोई क्वेश्चन है कि दो मैट्रिक्स इक्वल है ए और बी, और आपको वैल्यू फाइंड करनी है के एंड एल की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, तो दो मैट्रिसेस दे दी 1 2 के 4 1 L 3 4, ये मैट्रिक्स हो गई ए, ये होगी बी। ये कह दिया कि इक्वल है, इक्वल है तो वैसे दिख भी रहा है आपको, दोनों का ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है। अब आपको पूछ रहा है कि के और एल की वैल्यू फाइंड करो, तो कैसे करेंगे, इक्वल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो इस पोजीशन पर इस पोजीशन का एलिमेंट देखो क्या है कि यदि मैट्रिक्स इक्वल है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब के किसके बराबर होना चाहिए 3 के, तो फिर एल किसके बराबर होना चाहिए 2 के। ये इजी सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो के और एल की वैल्यू फाइंड करो। तो जब इक्वल हैं तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे, तो वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में क्या देख लिया हमने, मैट्रिक्स, उसकी डेफिनेशन, ऑर्डर, रोज, कॉलम्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे देखने के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।